और यहाँ पे आपको भी मेगा ऑफर में 80% डिस्काउंट के साथ आप JIB कोर्स कर सकते हैं। 600 रुपये से स्टार्ट होता है। पहला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट अकाउंट्स विद रेसिडेंट्स कैन बी ओपन बाय नॉन रेसिडेंट इंडियंस। मतलब ऐसे कौन सा, इनमें से कौन सा ऐसा अकाउंट होगा जो बोल सकते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ज्वाइंट अकाउंट है जो रेसिडेंट के साथ हम ओपन कर सकते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन के साथ। यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन जो ओपन कर रहा है उसमें रेसिडेंट इंडियन को कहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट बना सकता है, ये सवाल था। ए ऑप्शन है FCNR, बी ऑप्शन है NRE, सी ऑप्शन है NRO, डी ऑप्शन है NR। ठीक है, ये सवाल है आपका। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, यानी NRO अकाउंट में, ठीक है, नॉन रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट में आप नॉन रेसिडेंट मतलब जो बाहर के नॉन रेसिडेंट होते कौन है, बाहर के लोग हो गए जो देश में नहीं रहे, जैसे NRI। तो यहाँ पे NRI जो है वो किसी दूसरे आदमी को जो भारत के निवासी हैं, रेसिडेंट मतलब जो इंडियन जो भारत में रह रहे हैं, उनके साथ मिलकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं ज्वाइंट अकाउंट में, तो NRO अकाउंट हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ए बैंक कैन स्टॉप या क्लोज द अकाउंट ऑफ ए कस्टमर। बोलते किन कारणों से बैंक चाहेगा तो कस्टमर के अकाउंट को स्टॉप कर सकता है या क्लोज कर सकता है। ए ऑप्शन है वेयर द कस्टमर रेगुलरली ड्रॉज चेक्स विदाउट सफिशिएंट बैलेंस। कस्टमर बार बार पैसा निकाल रहा है, सॉरी कस्टमर बार बार चेक यूज करता है पैसा निकालने के लिए और उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल नहीं है। बी ऑप्शन है वेयर द कस्टमर इश्यूज द चेक्स एंड फ्रीक्वेंटली स्टॉप पेमेंट ऑफ सच चेक्स। बोलते कस्टमर चेक को इशू करता है बार बार और बार बार वो स्टॉप पेमेंट लगा देता है चेक के ऊपर। सी ऑप्शन है वेयर द कस्टमर एक्ट्स इन ए मैनर डिटरमिनेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक। बोलते कस्टमर इस तरीके से एक्ट करता है कि जो बैंक के हित में नहीं है, चाहे बैंक के इंटरेस्ट में नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, यानी सारी बातें सही है। तो देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, सारी बातें सही है वही होगा। ठीक है, अब इसको एक बार समझिए आप। कस्टमर क्या बोलते हैं, बैंक के पास कहाँ पावर है, बैंक कहाँ चाहेगा तो कस्टमर के अकाउंट को स्टॉप या क्लोज कर सकता है। अब कोई कस्टमर आता है बैंक में, चेक से पैसा निकालता है, अब बैलेंस नहीं है, ड्रॉ कर रहा है, तो बार बार कर रहा है, तो भाई ये गलत है। तो इस केस में आपके अकाउंट बंद हो सकता है या स्टॉप हो सकता है। दूसरा, जब कस्टमर इश्यू कर देता है चेक और स्टॉप पेमेंट लगा देता है चेक के ऊपर, ये भी बात में सही है। तीसरा है जहाँ पे कोई कस्टमर ऐसा काम करता है जो बैंक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो ये भी बात सही है। तीनों केस में बैंक चाहेगा तो कस्टमर अकाउंट को बंद कर सकती है या स्टॉप कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, B was having an account with Universal Bank. B got confirmation from B for the balance in the account. Later on, B brought to the bank's notice a fact that 2 false checks have been debited to his account. Bank, however, claimed that a customer has already confirmed the balance. बोलता है कि B जो है, B आदमी है, B वो अकाउंट उसका यूनिवर्सल बैंक के साथ है। बैंक क्या कंफर्म करता है B से बैलेंस के लिए अकाउंट में। बाद में B को पता चलता है कि 2 फर्जी चेक आते हैं, फॉल्स चेक आते हैं और उनका अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। तो कस्टमर इस बात के लिए कंप्लेन करता है। बैंक फिर भी यहाँ पे क्लेम करता है कि आपसे तो पूछा था, यानी कस्टमर से क्लेम किया, कस्टमर से कंफर्म किया था बैलेंस। अब क्या होगा, ए ऑप्शन है बैंक इज नॉट लायबल एज द कस्टमर हैज ऑलरेडी कंफर्म द बैलेंस। बैंक यहाँ लायबल नहीं होगा क्योंकि कस्टमर ने ऑलरेडी कंफर्म किया था बैलेंस। बी ऑप्शन है थ्रू कस्टमर दो कस्टमर इज राइट एंड बट आफ्टर कंफर्मिंग द बैलेंस ही कैन नॉट गॉट एंट्री रिवर्स। मतलब हालांकि कस्टमर सही है पर एक बार कंफर्म कर दिया बैलेंस तो उसका एंट्री रिवर्स नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है बैंक इज लायबल फॉर द फोर्स्ड चेक एंड इट इज टू रिवर्स द एंट्री। बैंक लायबल है फोर्स चेक के लिए और उसे एंट्री रिवर्स करनी होगी। डी ऑप्शन है बैंक एंड कस्टमर हैव टू शेयर द लॉस ऑन प्रोडेटा बेसिस। बैंक और कस्टमर शेयर करेगा लॉस को प्रोडेटा बेसिस के हिसाब से। देखिए इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्यों कि बैंक यहाँ पे जो है क्या है, लाइबल होगा। अगर भाई नकली चेक आ रहा है तो बैंक का काम क्या है, नकली चेक को पहचानना, ये काम है बैंक का ना। बैंक का काम है नकली चेक को पहचानना। तो फॉल्स चेक आ ही गया, नकली चेक आ गया तो बैंक लाइबल है कि पैसा पूरा पे करेगा और रिवर्स करेगा एंट्री को। सही ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई ए कस्टमर बैंक बी यूज्ड टू हैंड ओवर चेक्स इन हिज फेवर फॉर डिपॉजिट इन हिज अकाउंट to an employee of the bank who withdrew the money of the check from the drawer's account maintained with that bank misappropriated. When the fact came to notice of Y, he asked the bank to make the good the loss as the employee was on roll of the bank. Bank refused to company Y. बोलता Y कस्टमर होता है बैंक B का जो कि हैंड ओवर करता है चेक किसी एक बैंक के एम्प्लॉय के फेवर में, यानी बैंक के एम्प्लॉय के फेवर में नाम
के नाम पे चेक जमा भी करवा देता है और वो आदमी बाद में पैसा विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, जिसके जो एम्प्लॉई होता है बैंक को पैसा निकाल लेता है और मिसअप्रोप्रिएट करता है। तो ये बात बाद में वाई को पता चला और वाई आता है बैंक, बोलता है जो मेरा नुकसान हो गया वो बैंक भरे, क्योंकि बैंक का ही वो एम्प्लॉय था, बैंक के पेरोल पे था। ये ऑप्शन है वाई हैज अ राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट द बैंक, वाई के पास अधिकार है कि बैंक के अगेंस्ट प्रोसीड करे। बी ऑप्शन है वाई हैज द राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट द बैंक एंड ऑल्सो इंडिविजुअली अगेंस्ट द एम्प्लॉय, वाई के पास अधिकार है कि प्रोसीड कर सकता है बैंक के अगेंस्ट और इंडिविजुअली अगेंस्ट एम्प्लॉय के भी। सी ऑप्शन है बैंक इज नॉट लायबल सिंस फॉर हैंडलिंग ओवर द चेक्स टू बैंक एम्प्लॉयज द बैंक हैड नेवर ऑथराइज द एम्प्लॉय, बैंक यहाँ पे लायबल नहीं होगा हैंडलिंग ऑफ चेक्स करने के लिए बैंक एम्प्लॉयज की, बैंक ने कभी किसी को ऑथराइज नहीं किया एम्प्लॉय को। डी ऑप्शन हो जाएगा बैंक इज नॉट लायबल फॉर द एक्शन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज इवन व्हेन ड्यूरिंग द बैंकिंग आवर्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक, बैंक यहाँ पर लायबल नहीं होगा एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए, भले ही वो बैंकिंग आवर्स में हो चाहे ऑन बिहाफ ऑफ बैंक हो। देखिए इसका तो सही आप समझ जाएगा कि बैंक लायबल नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। भाई पैसा आप जमा कर रहे हो बैंक के एम्प्लॉय के नाम पे, तो आप जिम्मेवार हो ना, बैंक कहाँ से जिम्मेवार हो गया, तो बैंक यहाँ पे किसी भी हिसाब से लायबल नहीं होगा, ठीक है। कि वो जो हैंडलिंग ऑफ चेक्स के लिए बैंक एम्प्लॉयज के लिए बैंक ने कभी भी ऑथराइज नहीं किया किसी भी एम्प्लॉय को इस काम के लिए, इसलिए सही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन ऑफ साइट सुपरविजन आरबीआई कॉल्स फॉर इंपॉर्टेंट रिटर्न्स कॉल्ड, बोलते हैं जो पर्पस होता है कैरी आउट करने का ऑफ साइट सुपरविजन आरबीआई इसको कॉल करता है इंपॉर्टेंट रिटर्न्स, जैसे कि ए ऑप्शन है बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न हो गया बीएसआर, बी ऑप्शन है एक्सओएस रिटर्न, सी ऑप्शन है आर रिटर्न, डी ऑप्शन है डीएसबी रिटर्न। सही ऑप्शन हो जाएगा डी डीएसबी रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, जो आर याद रखिएगा आप इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है अंडर सेक्शन 38A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट व्हेन हाई कोर्ट ऑर्डर्स लिक्विडेशन ऑफ ए बैंक विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी लिक्विडेटर, बोलता है कि अब जो सेक्शन 38A है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, जहां हाई कोर्ट ऑर्डर कर रहा है लिक्विडेशन ऑफ बैंक का, तो इसमें से कौन लिक्विडेटर बन सकते हैं। ए ऑप्शन आरबीआई, एसबीआई और एनी पब्लिक सेक्टर बैंक, बी ऑप्शन आरबीआई और कोर्ट अपॉइंटेड लिक्विडेटर ओनली, सी ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई और एनी पब्लिक सेक्टर बैंक, डी ऑप्शन बैंक कैन नॉट बी अपॉइंटेड लिक्विडेटर्स। देखिए इस केस में जो लिक्विडेटर हो गया जो पैसा उसके अकाउंट में जाएगा, जो लिक्विडेट करे जो बेचेगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या सही ऑप्शन आरबीआई हो सकता है, एसबीआई भी हो सकता है, कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स ए कस्टमर ऑफ पॉपुलर बैंक हैज डिपॉजिटेड an amount of 12,500 rupees in his saving bank account which was credited by the bank in the account of Mr. Y. The relationship between the bank and Y is, बोलते हैं एक से कस्टमर होता है पॉपुलर बैंक का जो कि डिपॉजिट करता है रुपये 12,500 अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, जो कि क्रेडिट किया गया बैंक के द्वारा मिस्टर वाई को। यहाँ रिलेशनशिप क्या होगा बैंक और वाई के बीच में। ए ऑप्शन है ट्रस्टी बेनिफिशियरी, बी ऑप्शन है डेप्टर क्रेडिटर, सी ऑप्शन है क्रेडिटर डेप्टर, डी ऑप्शन है बेनिफिशियरी ट्रस्टी। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कि रिलेशनशिप पूछ रहा है, किसके बीच में पूछ रहा है रिलेशनशिप, बैंक और वाई, वाई कौन है कस्टमर है, और उसका क्या यहाँ पे 12,500 रुपये अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जमा किया है, ठीक है। अब इसका रिलेशनशिप पूछ रहा है। ए ऑप्शन है ट्रस्टी बेनिफिशियरी, बी ऑप्शन है डेप्टर क्रेडिटर, सी ऑप्शन है क्रेडिटर डेप्टर, डी ऑप्शन है बेनिफिशियरी ट्रस्टी। यहाँ जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा क्रेडिटर डेप्टर, क्योंकि देखिए क्योंकि बैंक को आप पैसा दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो रिलेशनशिप आएगा बैंक और वाई का वो हो जाएगा क्रेडिटर डेप्टर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है एन ऑर्डर चेक ऑफ ₹55,000 इज इश्यूड बाय मिस्टर एक्स इन हिज अकाउंट फेवरिंग एम माइनर हु अप्रोचेज द बैंक कैश पेमेंट, बोलता है एक ऑर्डर चेक है 55,000 रुपये का जो कि इशू किया गया मिस्टर एक्स के नाम पे उनके अकाउंट में, जो फेवर करेगा एम को माइनर को, यहाँ अप्रोच करता है बैंक को कैश पेमेंट के लिए। ए ऑप्शन है चेक बैंक इज फेवर ऑफ ए माइनर कैन नॉट बी पेड, क्योंकि चेक माइनर के फेवर में इसलिए पेड नहीं किया जा सकता है। बी ऑप्शन है चेक सेल बी पेड लाइक अदर केसेस, चेक को पेड किया जाएगा बिल्कुल अदर केसेस की तरह। सी ऑप्शन है चेक विल बी पेड इफ माइनर इज अकॉम्पनीड बाय हिज गार्जियन, चेक को पे कर लीजिएगा अगर माइनर के साथ गार्जियन भी है तो। चेक विल बी सेल बी पेड इफ द गार्जियन प्रोवाइड्स गारंटी फॉर द पेमेंट, चेक को पे कर लीजिएगा गार्जियन यहाँ पे गारंटी प्रोवाइड करते हैं तो। सही ऑप्शन हो जाएगा बी चेक सेल बी पेड इन अदर केसेस। क्वेश्चन नंबर 9 है
X is issued a check of rupees 32,000 payable to B or order. The check is misplaced and found by C. C forges B's signature and endorses in favor of D, who presents the check for payment from the bank, but it is dishonored. बोलते X इशू करता है चेक 32,000 रुपये का जो कि पेबल होगा B को. यहाँ जो चेक है एक बार मिसप्लेस्ड हो गया या फाउंड किया, मिसप्लेस्ड होकर पता किया या फाउंड किया C ने. C फोर्ज कर देता है B का सिग्नेचर और एंडोर्स करता है डी के फेवर में, जो कि प्रेजेंट कर देता है चेक को बैंक की पेमेंट के लिए, बट बाद में वो डिसऑनर हो गया. डी रिकवर कर सकता है अमाउंट को एक्स से, बी से, सी से. डी रिकवर नहीं कर सकता अमाउंट एक्स से, बी से केवल. डी रिकवर कर सकता, डी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम सी ओनली, एंड डी रिकवर करेगा केवल सी से. डी कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम सी ओनली. डी केवल सी से रिकवर नहीं कर सकता है. देखिए यहाँ समझिएगा सही ऑप्शन हो जाएगा सी. क्यों? एक्स का एक चेक था, ठीक है, वो इशू किसको किया गया था और कितने रुपये का था? 32,000 का था. पेबल किसको था? बी को. ठीक है, पेबल किसको था? बी को. फिर चेक जो हो गया वो मिसप्लेस हो गया किसी तरीके से और उसको किसको मिला? सी को मिल गया. सी ने नकली साइन मारा बी का सिग्नेचर का और एंडोर्स कर दिया डी को. ठीक हो, ठीक है. अब डी वाले ने प्रेजेंट कर दिया इस चेक को बैंक में और वहां से हो गया डिसऑनर. क्या हो गया? वहां से डिसऑनर हो गया. तो नेचुरल से बात है, डी को चेक किसने दिया? सी ने दिया. डी को चेक किसने दिया? सी ने दिया. सी केवल रिकवर, सी से डी केवल पैसा रिकवर कर सकता है डी, ये याद रखिएगा. तो क्वेश्चन नंबर 10 है, मिस्टर जेड गेट्स ए डिमांड ड्राफ्ट इश्यूड फ्रॉम द बैंक इन फेवर ऑफ हिज सन एस, हु इज टू विजिट अनदर टाउन इन कनेक्शन विद सम बिजनेस परचेजेस. He requests the bank to substitute the word order by bearer in the demand draft so that his son doesn't face any difficult इन द न्यू टाउन. बोलता है जो जेड है, मिस्टर जेड है, डिमांड करते डिमांड ड्राफ्ट बैंक से जो कि फेवर करेगा सन के ऊपर. जो सन उसका नाम है एस, और सन अभी यहाँ पे कोई दूसरे शहर जाना चाहता है कोई बिजनेस परचेज के संबंध में. वो रिक्वेस्ट करता है बैंक को कि वो सब्सटीट्यूट करे वर्ड ऑर्डर को बियरर के द्वारा डिमांड ड्राफ्ट में, ताकि उनके बच्चे को यानी सन को कोई दिक्कत ना आए नए टाउन में. ये ऑप्शन है बैंक कैन नॉट डू सो एज इट विल बी वॉल्यूशन अंडर वॉल्यूशन ऑफ सेक्शन 31 ऑफ एनआई एक्ट. बैंक ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये वॉलेट करता है सेक्शन 31 ऑफ एनआई एक्ट को. बी ऑप्शन है बैंक कैन डू सो इफ जेड इज ए डिपेंडेबल कस्टमर. बैंक ऐसा कर सकता है अगर जेड डिपेंडेबल कस्टमर है तो. सी ऑप्शन है बैंक कैन नॉट डू सो बट इट कैन अटेस्ट सिग्नेचर्स ऑफ एस ऑन ए सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर विच कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस. बैंक यहाँ पे बैंक ऐसा कर तो नहीं सकता है, पर बैंक ये कर सकता है ज्यादा से ज्यादा कि अटेस्ट कर देगा सिग्नेचर एस का जो उनका बच्चा है, जो उनका सन हुआ, ठीक है, एक सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर पे, ताकि आइडेंटिफिकेशन पर्पस में काम आए. बैंक विल नॉट लुक इनटू द इशू ऑफ प्रॉब्लम इज ऑफ जेड नॉट बैंक. बैंक यहाँ पे जेड की प्रॉब्लम को नहीं देखेगा क्योंकि प्रॉब्लम जेड का है ना कि बैंक का है. देखिए सही ऑप्शन इस केस में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. ठीक है, कि बैंक ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है कि अटैच कर देगा सिग्नेचर सन का और सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर में, जहां पे आइडेंटिफिकेशन पर्पस में काम आएगा. पहला 5 सवाल देखिए, बोलता है डैश इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, गोल्स, नॉर्म्स एंड वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. बोलता है कि एक सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज होता है, बिलीव्स होता है, गोल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं और कुछ तरीका होता है इसके से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है जो मेंबर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के. इसमें इन्होंने 3 पॉइंट बताया है. पहला कॉर्पोरेट कल्चर, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. क्या होगा इसका सही ऑप्शन? ठीक है, तो ए ऑप्शन दिया ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन ओनली 3, सी ऑप्शन आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन है बोथ 1 और 2. देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज है और बिलीव्स है और गोल्स है और नॉर्म्स है जिसका जो प्रॉब्लम होता है, जो जिस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को जो मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. तो यहाँ पे जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आना चाहिए? वो हो जाएगा ए. ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा केवल कॉर्पोरेट कल्चर. हम लोग यहाँ पे इसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? प्रॉब्लम ऑफ मेंबर्स, कॉर्पोरेट कल्चर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, इथिक्स इन वर्क प्लेसेस कैन बी मैनेज थ्रू द यूज ऑफ. बोला इथिक्स जो होता है वर्क प्लेस में हम उसको मैनेज कर सकते हैं किस चीज की यूज करके. ठीक है, इथिक्स है वर्क प्लेस में उसको मैनेज कर सकते हैं क्या चीज की यूज करके. तो पहला ऑप्शन है कोड ऑफ एथिक्स, दूसरा ऑप्शन है कोड ऑफ कंडक्ट, तीसरा ऑप्शन सॉरी पहला पॉइंट है कोड ऑफ एथिक्स, दूसरा पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट, तीसरा पॉइंट है रूल्स ऑफ एथिक्स. जो इथिक्स होता है वर्क प्लेस में उसको आप मैनेज कर सकते हैं क्या चीज की यूज करके. सवाल ये था. तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा यहाँ पे
और इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 and 2 है, ऑप्शन है ए, फिर बी हो जाएगा 1 and 3, सी हो जाएगा 2 and 3, डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 and 3। इथिक्स जो वर्क प्लेस आप मैनेज कर सकते हैं वहाँ यूज करना पड़ेगा तीनों चीजें। तो आपको कोड ऑफ इथिक्स भी यूज करना होगा, कोड ऑफ कंडक्ट यूज करना होगा, रोल ऑफ इथिक्स यूज करना होगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 and 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बिजनेस इथिक्स डील्स प्राइमरली विथ, बिजनेस इथिक्स प्राइमरली किस चीज के साथ डील करता है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। ए ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन है द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सी ऑप्शन है मॉरल ऑब्लिगेशन, डी ऑप्शन है बीइंग अनफेयर टू द कंपटीशन। बोलते जो बिजनेस इथिक्स होता है जो कि प्राइमरली डील करता है, ठीक है, जो कि डील करता है प्राइमरली किसके साथ, तो ये आपका एक सवाल था। तो ए ऑप्शन है क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सी ऑप्शन मॉरल ऑब्लिगेशन, डी ऑप्शन बीइंग अनफेयर टू द कंपटीशन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मॉरल ऑब्लिगेशन के साथ डील करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मॉरल इंटेंसिटी ए वर्कर इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव इथिकली एंड लीगली व्हेन। बोलते जो कंसेप्ट होता है मॉरल इंटेंसिटी का, जहां वर्कर ज्यादातर ये होता है लाइकली बिहेव करेगा इथिकली या लीगली, कब, ए ऑप्शन है मैनेजर ऑब्जर्व्स हिज और हर बिहेवियर क्लोजली, बी ऑप्शन है द वर्कर हैज इंटेंस मॉरल्स, सी ऑप्शन है द कंसिक्वेंस ऑफ द एक्ट आर माइनर, डी ऑप्शन है द कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट आर सब्सटेंशियल। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है मॉरल इंटेंसिटी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ कंसेप्ट है मॉरल इंटेंसिटी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ वर्कर जो होता है ज्यादातर संभावना की बिहेव करेगा इथिकली या लीगली, कब, तो ये ऑप्शन बताया था जब मैनेजर ऑब्जर्व करता है इसका बहुत अच्छे से या करीब से बिहेवियर को देखता है, क्लोजली बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। तो बी ऑप्शन है वर्कर का इंटेंस मॉरल होगा, सी ऑप्शन है कि जो एक्ट होगा, जो कंसिक्वेंसेज होगा, जो नतीजा होगा वो छोटे होंगे, कंसिक्वेंसेज जो होंगे एक्ट के सब्सटेंशियल ज्यादा होंगे। तो सही ऑप्शन आ जाएगा, हो जाएगा डी। क्या है डी, कि कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट आर सब्सटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 5 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑन विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग के संबंध में कौन सी बात सही है। पहला पॉइंट है whistleblowers are employees of an organization that go beyond normal procedures and loyalty to their employer and report wrongdoing in the interest of public good। बोलते विसल ब्लोअर्स एक तरह के एम्प्लॉयज होते हैं संगठन के, और वो नॉर्मल प्रोसीजर के हिसाब से काम करते हैं, लॉयल्टी जो होता है एम्प्लॉयर को उसके हिसाब से करता है, और जो भी गलत चीजें होती हैं पब्लिक गुड के लिए उसको रिपोर्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयज दैट गो बियॉन्ड देयर ड्यूटीज एंड एक्सपेक्टेशंस इन ऑर्डर टू हाईलाइट रॉन्ग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बोलते विसल ब्लोअर्स एक तरह के एम्प्लॉयज होते हैं जो अपना मतलब बियॉन्ड जाके अपना ड्यूटी और एक्सपेक्टेशन करते हैं ताकि हाईलाइट कर सकें जो भी गलत हो रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन में। ए ऑप्शन ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन है 1 and 2। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ओनली 1। तो विसल ब्लोअर्स एक तरह के एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो कि नॉर्मल प्रोसीजर्स और लॉयल्टी के हिसाब से काम करते हैं, और वो गलत कुछ भी होगा तो रिपोर्ट करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में, पब्लिक गुड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है विच मॉरल फिलोसफी सीक्स द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। बोलते कौन सा मॉरल फिलोसफी जहाँ पे ग्रेटेस्ट गुड की बात की जाए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए। ए ऑप्शन है कंसिक्वेंटलिज्म, बी ऑप्शन है यूटिलिटेरियनिज्म, सी ऑप्शन है यूइज्म, डी ऑप्शन है इथिकल फॉर्मलिज्म। जो सही ऑप्शन हो जाएगा जो मॉरल फिलोसफी की हम बात कर रहे हैं जो कि ग्रेटेस्ट गुड की बात की जा रही है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए, तो क्या हो जाएगा इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यूटिलिटेरियनिज्म इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड कोड्स ऑफ इथिक्स, दो चीजें होती है कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड कोड्स ऑफ इथिक्स। क्या है, ए पॉइंट है या ए ऑप्शन है कि ये फॉर्मल स्टेटमेंट होती हैं, आर फॉर्मल स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। बोलते हैं फॉर्मल स्टेटमेंट होते हैं जहां पर डिस्क्राइब की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करती है अपने एम्प्लॉय से। बी ऑप्शन है becomes necessary only after company has been in legal trouble। बोलते तब जरूरी हो जाता है जब कोई भी कंपनी लीगल ट्रबल में फंस जाती है। सी ऑप्शन है आर डिजाइन फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज। बोलते डिजाइन किया गया टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए मैनेजर्स के लिए ना कि रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए। डी ऑप्शन है रेयरली बिकम एन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द इथिक्स एंड कंप्लायंस प्रोग्राम। बोलते बहुत रेयरली ही होता है कि ये एक इफेक्टिव कंपोनेंट बन पाता है इथिक्स का और कंप्लायंस प्रोग्राम का। तो इस केस में सही ऑप्शन क्या होगा आपको ये बताना था। इस केस का सही ऑप्शन हो जाएगा ए कि एक तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ एथिक्स का फॉर्मल स्टेटमेंट्स होता है जो कि बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है अपने एम्प्लॉइज से। ए ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 इथिक्स मींस, इथिक्स का असली मतलब क्या होता है। कैरेक्टर पहला पॉइंट है,
दूसरा पॉइंट है मैनर, तीसरा पॉइंट है कस्टम। इथिक्स असली पॉइंट है, मतलब क्या होता है, तो ए जो इसमें तीनों ए ऑप्शन है ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन है 1 and 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन है 1, 2 and 3। देखिए इथिक्स का मतलब हो गया कैरेक्टर की बात करता है, मैनर की बात करता है और नेचुरल सी बात है कस्टम की भी बात करता है, इसलिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, Pierre takes a utilitarian view of ethics. He will therefore judge a business decision to be ethic also long as, बोलते पेरे का एक व्यू था, यूटिलिटेरियन व्यू था इथिक्स का, जो कि वो समझते हैं जिसके साथ जज करते हैं बिजनेस इथिक्स को। इथिक्स कब तक, जब तक कि ए ऑप्शन है मोर गुड देन बैड रिजल्ट्स फ्रॉम द डिसीजन, ज़्यादा गुड रिजल्ट आए बैड रिजल्ट से जो डिसीजन होगा। एवरीबडी इज ट्रीटेड फेयरली, हर एक को फेयरली ट्रीट किया जाएगा। सी ऑप्शन है कि सर्टन राइट्स आर नॉट वॉलेटेड, कुछ सर्टन राइट्स होंगे वॉलेट नहीं करनी चाहिए। ही हैज़ गुड कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, उसके पास गुड कैरेक्टर होना चाहिए और अच्छी इंटीग्रिटी की बात होनी चाहिए। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कि मोर गुड देन बैड रिजल्ट्स फ्रॉम द डिसीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द 3 मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज इंक्लूड एक्सेप्टेबल। 3 मेजर तरह के जो इथिकल इश्यूज होते हैं जो कि इंक्लूड करते हैं, जिसमें कि जिसमें इंक्लूड करते हैं बट एक चीज को छोड़ के एक्सेप्ट है। ए ऑप्शन है कम्युनिकेशन इश्यूज, बी ऑप्शन है सिस्टमैटिक इश्यूज, सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट इश्यूज, डी ऑप्शन इंडिविजुअल इश्यूज। सवाल क्या था कि 3 मेजर तरह के इथिकल इश्यूज को इंक्लूड किया गया इस ऑप्शन में, बट एक नहीं इंक्लूडेड है, मतलब वो एक्चुअली क्या एक्सेप्ट है, यानी 3 मेजर तरह के इथिकल इश्यूज को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। इस सब को ध्यान दीजिएगा, ये क्या था, एक्सेप्ट था। तो ए ऑप्शन है कम्युनिकेशन इश्यूज, बी ऑप्शन है सिस्टमैटिक इश्यूज, सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट इश्यूज, डी ऑप्शन है इंडिविजुअल इश्यूज। इस केस में क्या होना चाहिए आपकी समस्या, देखिए इस केस में जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा कम्युनिकेशन इश्यूज, क्योंकि ये इथिकल इश्यूज का पार्ट नहीं है, जबकि सिस्टमैटिक इश्यूज पार्ट है, कॉर्पोरेट इश्यूज पार्ट है और इंडिविजुअल इश्यूज भी पार्ट है इसका। यहाँ पे देखिए पहला सवाल है, KYC गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय RBI। समझिएगा KYC की जो गाइडलाइंस है इसको कौन इशू किया हुआ है, तो RBI ने इसको इशू किया है। तो किस विच ऑफ द अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब KYC गाइडलाइंस को इशू किया गया RBI के द्वारा, किसके तहत। ए ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन है सेक्शन 31 ऑफ RBI एक्ट, सी ऑप्शन है सेक्शन 35A ऑफ RBI एक्ट, डी ऑप्शन है सेक्शन 31 ऑफ NI एक्ट, ई ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी बात एक्चुअली सही नहीं है, इसलिए ये चीज है। यह सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस आर करेक्ट। ठीक है, इसमें कोई भी एक्ट लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ टर्म डिपॉजिट। शब्द का ध्यान दीजिए, नॉट ए फीचर, तो टर्म डिपॉजिट का फीचर नहीं है। ए ऑप्शन है मिनिमम पीरियड इज 7 days एंड मैक्सिमम 10 years, बोलते कम से कम 7 दिन और मैक्सिमम 10 साल के लिए होता है। बी ऑप्शन टैक्स रिडक्शन एट सोर्स इज टू बी डन वेयर द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज मोर देन ₹10,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2007। बोला टैक्स रिडक्शन आपको करना होगा एट सोर्स जहाँ भी अमाउंट जो होता है 10,000 से ज़्यादा है, और ये विथ इफेक्ट कब से होगा, 1 जून 2007 से। फिर टर्म डिपॉजिट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, मतलब टर्म डिपॉजिट को आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए टर्म डिपॉजिट को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। फिर डी ऑप्शन है कि आपको द नेम ऑफ द अदर पर्सन कैन बी एडेड और डिलीटेड टू द डिपॉजिट ऑन द रिक्वेस्ट। तो डिपॉजिटर्स बोलते जो नाम होता है दूसरे इंसान का, उसको आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डिपॉजिटर के रिक्वेस्ट पे, ऐसा कर सकते हैं। क्या ये सही है गलत है, तो इसमें से 4 तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए ये जो मिनिमम पीरियड जो बोल रहा है 7 दिन होता है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम जो आप टर्म डिपॉजिट बना सकते हैं 10 साल, ये भी सही है। फिर ये जो ट्रांजेक्शन एट सोर्स बोल रहा है 10,000 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे डेट भी बताया 1 जून 2007 से। फिर तीसरा क्या, टर्म डिपॉजिट जो है वो आप ट्रांसफर नहीं होता, ये भी सही है, जिसके अकाउंट है उसी में जाएगा, तो ये भी सही हो गया। जो नाम होगा दूसरे पर्सन का, अदर पर्सन का जो नाम है उसको आप ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ये भी सही है। ठीक है, तो सही है, ये 3 तो सही है, गलत कौन सा था, बी ऑप्शन, तो बी को टिक मार देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द रिसीवेबल्स ऑफ विच लोन्स एंड obligations are put together and distributed amongst investors in which of the following। बोलते जो रिसीवेबल्स, जो पैसा आपको मिलता है कई तरह के लोन्स का या ऑब्लिगेशंस का, जहां हम एक साथ उसको डालते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन्वेस्टर के साथ, या किस में होगा वो।
ए ऑप्शन है लीजिंग, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है सिक्योरिटाइजेशन, डी ऑप्शन है वेंचर कैपिटल, ई ऑप्शन है फॉरफेटिंग। जो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि आपका सिक्योरिटाइजेशन हो जाएगा। क्यों कि जो रिसीवेबल्स यानी जो पैसा जो लोन आप जो होता है, लोन को हम लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, दूसरी थर्ड पार्टी को सेल कर देते हैं। किसको सेल करते हैं, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को हम लोग सेल करते हैं। यानी हम SCARC बोल के कंपनी होती है, उसको हम लोग सीधा सीधा ये सेल कर देते हैं। ठीक है, वो हमें पैसा दे देती है लोन को, खास करके जो बैड लोन होते हैं उसको, और फिर वो अपने इन्वेस्टर्स को वो फर्दर सेल करती है, उसके लिए एक यूनिट बेच, जितना लोग खरीदेंगे उसको यूनिट वाइज वो सेल करती है, जिसको हम सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन 4, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कैश फॉर इट्स क्रेडिट सेल्स द ड्यूली एक्सेप्टेड डोमेस्टिक सेल इनवॉइस आर असाइंड बाय द सेलर in favor of a third party. Such purchase of receivables by the said third with or without recourse is called. बोलता है जहाँ पे आप ऑब्टेन करते हैं कैश को क्रेडिट सेल्स के लिए, जो कि ड्यूली एक्सेप्ट किया जाता है डोमेस्टिक सेल इनवॉइसेस के ऊपर, जो कि असाइन किया जाता है सेलर के ऊपर थर्ड पार्टी की फेवर में, इस तरह का परचेज जो होगा रिसीवेबल्स सेड थर्ड या विदाउट रिकोर्स में, विथ या विदाउट रिकोर्स में से क्या बोलेंगे। अब समझिए क्या है, क्रेडिट सेल्स को आप कैश में ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डोमेस्टिक सेल इनवॉइस आ गया पिक्चर में, उसको असाइन किया गया है सेलर के द्वारा किसी थर्ड पार्टी के फेवर में। ठीक है, तो ए ऑप्शन है क्या सिक्योरिटाइजेशन, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है बिल डिस्काउंटिंग, डी ऑप्शन है फॉरफेटिंग। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा फैक्टरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, टेली बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स थ्रू बैंक कंप्यूटर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब बोलते हैं टेली बैंकिंग की जो फैसिलिटी होता है ये प्रोवाइड करता है कौन, बैंक प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, बैंक कंप्यूटर्स की हेल्प से, जो कि बेस्ड होगा क्या चीज के ऊपर। ए ऑप्शन है वॉइस प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन है ब्रिक एंड मोटर प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन है इंटरनेट प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन है वर्चुअल बैंकिंग। देखिए टेली बैंकिंग जो होता है उसमें क्या चीज होता है, आप क्या करते हैं, वहां पे कंप्यूटर होगा और टेलीफोन होगा और आप बोलते हैं, यानी वॉइस प्रोसेसिंग होता है बेसिकली। ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ई कॉमर्स द कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम ए फिजिकल स्टोर इन ए मार्केट प्लेस टू। बोलता है जो ई कॉमर्स होता है वहाँ जो कंज्यूमर होते हैं वो मूव करते हैं फिजिकल स्टोर से मार्केट प्लेस की तरफ। ठीक है, ए ऑप्शन स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड एट ए फार ऑफ प्लेस, स्टोर जो होता है सेलर को बहुत दूर लोकेटेड होता है। बी ऑप्शन स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड फार ऑफ प्लेस, सी ऑप्शन स्टोर ऑफ द सेलर नियर द हाउस ऑफ द बायर। मतलब जो स्टोर होता है सेलर का वो बायर के घर के आसपास होता है। डी ऑप्शन ऑल द अबव, सारे ऑप्शन सही है। इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन कि स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड एट फार ऑफ प्लेस। क्वेश्चन नंबर 7 है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब समझिए एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, जो बैंक का जो लोन होता है, ठीक है, वो क्या है। ए ऑप्शन है एनबीसी प्लस एफसीएनआर डिपॉजिट्स, बी ऑप्शन हो जाएगा एनबीसी प्लस इन्वेस्टमेंट्स इन नॉन एसएलआर बॉन्ड्स इन एचटीएम कैटेगरी प्लस इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल एज प्रायोरिटी सेक्टर प्लस डिपॉजिट्स विद नाबार्ड फॉर नॉन फुलफिलमेंट प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट। सी ऑप्शन हो जाएगा एनबीसी माइनस इन्वेस्टमेंट इन एसएलआर बॉन्ड्स इन एचटीएम कैटेगरी, फिर डी ऑप्शन है एनबीसी माइनस एफसीएनआर डिपॉजिट्स। तो क्या हो गए आपका रजिस्टर्ड नेट बैंक क्रेडिट, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसमें हो जाएगा एनबीसी प्लस इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर bonds in HTM category plus investments eligible as priority sector plus deposits with NABARD for non fulfillment of priority sector target। ठीक है, यानी सही ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर इंडियन बैंक्स इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट इज नॉट एप्लीकेबल। अब समझिएगा बात, यहाँ पे इंडियन बैंक जहाँ इंक्लूड किया गया है प्राइवेट बैंकों को भी, उसके लिए कौन सा टारगेट जो है वो नॉट एप्लीकेबल, यानी उसके लिए टारगेट ये एप्लीकेबल नहीं होता है। कौन सा है वो। ए ऑप्शन है ओवरऑल टारगेट जो हो जाएगा 40% ऑफ एनबीसीए, बी ऑप्शन हो जाएगा एग्रीकल्चर लोन 18% ऑफ एनबीसीए, सी ऑप्शन हो जाएगा वीकर सेक्शन 10% ऑफ एनबीसीए, डी ऑप्शन हो जाएगा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस 10% ऑफ एनबीसीए। बोलते हैं इंडियन बैंक होता है जहां प्राइवेट बैंक को भी इंक्लूड कर दिया गया है, यहाँ पे कौन सा टारगेट एप्लीकेबल नहीं है। देखिए तो इस केस में जो ओवरऑल टारगेट जो होगा 40% है, एग्रीकल्चर लोन्स के टारगेट 18% है, ये भी सही है। ठीक है, फिर वीकर सेक्शन का 10% ऑफ एनबीसी, ये भी सही है।
पर यहाँ पे स्पेशली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस का 10% VNBC नहीं है ये, तो ये ऑप्शन गलत है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन डेट कुड बी सैंक्शन टू द बोरोवर अंडर रिटेल ट्रेड इन प्रायोरिटी सेक्टर। बोलता है मैक्सिमम लोन क्या होगा जो कि आप सैंक्शन करेंगे बोरोवर को अंडर रिटेल ट्रेड में प्रायोरिटी सेक्टर में। ए ऑप्शन ₹3 लाख, बी ऑप्शन ₹5 लाख, सी ऑप्शन ₹10 लाख, डी ऑप्शन ₹20 लाख फॉर इसेंशियल एंड नॉन सेलिंग फॉर अदर कमोडिटीज। तो यहाँ हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा ₹10 लाख। ठीक है, जो मैक्सिमम लोन होता है जो सैंक्शन किया जाता है बोरोवर के साइड से रिटेल ट्रेड में प्रायोरिटी सेक्टर में क्या है, ₹10 लाख। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेट वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर। नेट वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर, क्या चीज नेट वर्किंग कैपिटल स्टैंड करता है। ए ऑप्शन है करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज, बी ऑप्शन है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, सी ऑप्शन है लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस, डी ऑप्शन है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग। तो यार नेट वर्किंग कैपिटल जो स्टैंड करता है वो हो जाएगा सही ऑप्शन सी, कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेज है बेसिकली। ठीक है, एक्चुअली ये सही ऑप्शन नहीं होगा इसमें, नेट इसका हो जाएगा जो वर्किंग कैपिटल आप बोलते हैं यहाँ पे, सॉरी करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है, बाकी इसमें कोई सही ऑप्शन नहीं है। तो आप बोल सकते डी ऑप्शन से हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। और अगर आप प्रॉपर JIB का कोर्स करना चाहते हैं, दो तरह का कोर्स है हमारे पास, JIB का PPT कोर्स है, कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, और दूसरा है JIB का फेस टू फेस वीडियो कोर्स है। कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कोर्स वो है जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, जो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। फेस टू फेस वो होता है जहाँ मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ। नेचुरल सी बात है कि ये कोर्स ज़्यादा अच्छा है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और ये फर्स्ट टाइम में आप इसको पास कर जाइएगा। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें है कि इसमें बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाता है ताकि आप 100% पास करें। तो इसमें सबसे बड़ी बात है डेप्थ इन्वॉल्व है, डेप्थ में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा सेलिंग की कोर्स ज़्यादा पावरफुल कोर्स है। अब मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको एक कोर्स करने की रिकमेंडेशन दूंगा। तो दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स होता है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेंटर का क्वेश्चन बैंक है, 13500 सेंटर क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करेंगे, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। कोई पेपर करिए, पेपर 1 करते हैं प्रिंसिपल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है यहाँ पे 1200 रुपये। पेपर 2 करेंगे अकाउंटिंग, इसका दाम है 800 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये। पेपर 3 करते हैं लीगल, उसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। कॉम्बो पैक करते हैं, तीनों पेपर एक साथ करते हैं, उसका दाम है 1500 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4 × 9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है।